जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे देश, हमारे समाज में पहले किस तरह की कुरीतियाँ, कुप्रथाएं प्रचलित थी। एक समय था जब हमारे देश भारत को कई विदेशी आक्रमणों को सहना पड़ा था। कई वर्षों तक मुगलों का राज रहा और फिर अंग्रेज़ों का गुलाम ये देश रहा। देश की ऐसी परिस्थितियों में ज़्यादातर लोग बेहद गरीब थे, अशिक्षित थे। उन्हें अपने अच्छे और बुरे की समझ नहीं थी और बस कुछ लोगों के द्वारा बताए गए रीति रिवाज लोगों ने अपनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये प्रथाएं बन गई। कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन प्रथाओं का अनुसरण करने लगे। कुछ प्रथाएं अच्छी थी तो कुछ खराब थी, और जो प्रथाएं खराब थी उन्हें आप कुप्रथाएं भी कह सकते हैं। तो हमारे देश में, हमारे समाज में धीरे धीरे ये कुप्रथाएं फैलने लगी। समय बदलने के बाद भी लोग नहीं बदले और उन कुप्रथाओं को ढोने लगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथाएं चलने लगी। जब पानी सर तक आ गया तो इन कुप्रथाओं को बंद करने के लिए कुछ लोगों ने आंदोलन किए, कुछ लोगों ने प्रयास किए। सरकार ने भी संज्ञान लेकर इन कुप्रथाओं को बंद करने के लिए कठोर कानून बनाए। लेकिन समय के साथ साथ कुछ प्रथाएं तो बंद हो गई, बिल्कुल समाप्त सी हो गई, और कुछ प्रथाएं अभी भी चोरी छुपे चल रही है। कुछ प्रथाएं खुल्लम खुल्ला भी चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको समाज की कुछ ऐसी कुप्रथाओं के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह संकलन हमने इंटरनेट की मदद से, पुस्तकों की मदद से और कुछ बुजुर्ग लोगों के मुंह से सुनकर ये संकलन हमने तैयार किया है। हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है। इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह से किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज को टारगेट करने का नहीं है। हम किसी समाज के संबंध में, किसी जाति के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। हमको जो सूचनाएं मिली हम उन्हें ही संकलित करके आपके समक्ष ला रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे इसी रूप में लें और किसी तरह से भी किसी धर्म, जाति पर आधारित इसे ना समझें। सबसे पहली प्रथा लेते हैं डावरिया प्रथा। ये डावरिया प्रथा राजा महाराजाओं के समय में काफ़ी प्रचलित थी। जब जागीरदार हुआ करते, जागीरदारी प्रथा चलती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय डावरिया प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। इस प्रथा में क्या होता था कि जब राजा महाराजा या कोई जागीरदार, कोई साहूकार, कोई बड़ा व्यापारी अपनी पुत्री का विवाह करता था तो दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी दहेज में दिया करते थे। जैसा कि अभी भी होता है, शादी में धन दिया जाता है, दहेज के रूप में कुछ सामान दिया जाता है। तो वो समय था जब गुलामी प्रथा भी चलती थी। गुलाम के रूप में कुछ कंवारी लड़कियां दहेज में लड़की को विदा करते समय दी जाती थी। ये लड़कियां गुलामों की तरह पूरी जिंदगी, पूरी उम्र उनकी सेवा में रहा करती थी और इन्हीं लड़कियों को डावरिया कहा जाता था। ये प्रथा बहुत ही पुरानी कुप्रथाओं में से एक थी। ये प्रथा उन कुंवारी कन्याओं को जो कि दहेज के रूप में दी जाती थी, उनके जीवन की आज़ादी को छीन लिया करती थी। खासकर ये प्रथा राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में यह प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगली प्रथा है साठा प्रथा। साठा प्रथा भी राजस्थान की प्रचलित कुप्रथाओं में से एक है। इस प्रथा में दो परिवार की महिलाओं को समाज के बंधनों में कुछ इस तरह से जकड़ दिया जाता था कि वो इस प्रथा से परेशान होकर कई बार महिलाएं आत्महत्या भी कर लेती थी। अच्छा, साठा प्रथा में क्या होता था कि दो परिवारों में सहजातीय विवाह करना अनिवार्य हुआ करता था। यानी कि जिस घर में बेटी का विवाह किया जाता था उसी घर से, यानी कि बेटी के ससुराल से एक लड़की को विवाह करके लाया जाता था। घर में लाना जरूरी होता था। अब इस प्रथा में आप इसे विवाह ना कहकर सौदा कह सकते हैं, साठा भी कह सकते हैं। तो एक सौदा होता था कि भाई हम लड़की देंगे, साथ में लड़की लेंगे। साठा प्रथा की जो सबसे खराब स्थिति जो थी वो ये थी कि साठा प्रथा में यदि बेटी को ससुराल में तंग किया जाता था तो ठीक वैसा ही सामने वाले की बेटी के साथ में किया जाता था। उसे भी तंग किया जाता था। जैसा उनकी बेटी के साथ होता वैसा का वैसा सामने वाले की बेटी के साथ किया जाता था। यानी कि यदि एक परिवार में कोई उसे परेशान करता था तो सामने वाले के परिवार में भी उसकी बेटी को परेशान किया जाता था। इसके नतीजे काफ़ी खतरनाक होते थे।
दोनों में से कोई एक लड़की तलाक दे देती थी तो दूसरी को भी 2-3 महीनों के गर्भ के साथ में भी अपने पीहर में बैठना होता था। कई बार लड़की को अपने माँ बाप के साथ मिलकर भ्रूण हत्या तक भी करनी होती थी। और कभी कभी पीहर में बैठी बेटी जो कि बेकसूर है, जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, उसे जब जबरन अपने पीहर बैठा दिया जाता था तो वो अपने पति के वियोग में कई बार आत्महत्या भी कर लेती थी। तो ये साठा प्रथा वैसे खराब नहीं थी, लेकिन इसके जो नियम थे, कायदे थे, वो बड़े खराब थे, जिसकी वजह से कई महिलाओं को आत्महत्या करनी हो जाती थी। अगली प्रथा है नाता प्रथा। ये प्रथा विवाहित पुरुष या विवाहित महिला पर ही लागू होती थी। यदि किसी विवाहित महिला या विवाहित पुरुष को दूसरी महिला या दूसरे पुरुष के साथ में अपनी मर्जी से रहना चाहते थे तो वो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के एक दूसरे से तलाक ले सकते थे और उसके लिए उसे एक निश्चित राशि अदा करनी होती थी। वैसे इस प्रथा को बनाने का मूल कारण जो था वो समाज की विधवा और परित्यागता महिलाओं को सामाजिक जीवन जीने के लिए सपोर्ट करना था। लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा का रूप बदल गया। कई समाज में यह प्रथा आज भी लागू है। इस प्रथा में 5 गांवों के पंचों के द्वारा पहली शादी के दौरान यदि कोई बच्चे होते हैं तो या फिर कोई दूसरे मुद्दे होते हैं तो उन पर चर्चा करके निपटारा कर दिया जाता है, ताकि बाद में दोनों के जीवन में इन बातों से कोई मतभेद ना हो। ये प्रथा माली समाज में, गुर्जर समाज में और भी कई समाज है जिनमें आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी प्रचलित है। इस प्रथा की वजह से वहाँ की महिलाओं और पुरुषों को तलाक के कानूनी झंझटों से तो मुक्ति मिल ही जाती है और साथ ही साथ उनको अपनी पसंद का जीवन साथी भी मिल जाता है। लेकिन इसका भी दुरुपयोग होता है और ये प्रथा भी एक कुप्रथा ही है। अगली प्रथा है हलाला प्रथा। हलाला प्रथा खासकर मुस्लिम समाज की प्रथा है। ये शादी की एक इस्लामी रस्म है। अब इस प्रथा में क्या होता है, इस प्रथा के अनुसार जब कोई पुरुष किसी महिला को तलाक दे देता है और यदि किसी कारण से, किसी परिस्थिति से यदि उस महिला को फिर से उसी पुरुष से विवाह करना होता है यदि, तब ये हलाला प्रथा के नियम उस पर लागू हो जाते हैं। शरीयत के अनुसार एक महिला को जब उसी पुरुष से दोबारा शादी करनी पड़ती है तो शादी करने से पहले वो किसी अन्य पुरुष से उसको शादी करनी होती है, यानी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है। ये समझिए कि कोई एक्स व्यक्ति है और वाई नाम की महिला है, तो यदि उसे वापस एक्स से ही शादी करनी है तो उसे बीच में जेड से शादी करनी पड़ेगी पहले, और फिर जब ये दूसरा पति महिला को तलाक देता है तभी वो अपने पहले पति से शादी कर सकती है। अच्छा, इसकी सबसे कड़ी कंडीशन यह है कि जब दूसरी शादी होती है उसकी जेड से तो वो 1 दिन के लिए भी हो सकती है, और लेकिन इस प्रथा के अनुसार उस महिला को दूसरी शादी करने वाले पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने जरूरी होते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार हलाला की ये परंपरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा पूरी दुनिया में काफ़ी आम है और ये परंपरा, ये प्रथा अभी भी जिंदा है, काफ़ी प्रचलित है। अगली कुप्रथा है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा भील और मीणा जातियों में काफ़ी प्रचलित थी। इस प्रथा में स्त्रियों को डाकन होने का आरोप लगा दिया जाता था और फिर उसे बेदर्दी से मार दिया जाता था। ये कुप्रथा बहुत अधिक व्याप्त थी, बहुत अधिक प्रचलित थी। इस प्रथा को 1853 में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जैसी बुक्र ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस प्रथा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों को डाकन घोषित कर दिया जाता था। उन्हें कह दिया जाता था कि अपनी तांत्रिक शक्तियों से छोटे बच्चों को मार देती है, ऐसा मान लिया जाता था। और अंधविश्वास के चलते ऐसी स्त्रियों पर तरह तरह के आरोप लगाकर उसे निर्दयतापूर्वक बेदर्दी से मार दिया जाता था। इस प्रथा के कारण सैकड़ों स्त्रियों को मार दिया गया। अब यह प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई है, कहीं भी इस प्रथा का अब कोई अस्तित्व नहीं है। अगली प्रथा है हरि बोल प्रथा। यह भी एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। एक समय था जब भारत में बहुत अधिक अंधविश्वास था, बहुत अधिक कुरीतियां फैली हुई थी और इन कुप्रथाओं के कारण कई लोग बेमौत मारे गए। एक कुप्रथा थी हरि बोल प्रथा। ये प्रथा खासकर बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार जब कोई व्यक्ति बुढ़ा हो जाता था, मरणासन हो जाता था, तो ऐसे व्यक्ति को किसी सुनसान जगह पर नदी के तट पर ले जाया जाकर डुबकी लगवाई जाती थी। कई डुबकियाँ उसे लगाई जाती थी, इतनी डुबकियाँ लगवाते थे कि वो मर जाए। यदि वो मर जाता था तो ठीक है, और डुबकी लगाने के बाद में भी वो ना मरे तो उसे वहीं नदी के किनारे पर छोड़ दिया जाता था। और ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देते थे।
1831 में अंग्रेजी शासकों के द्वारा इस कुप्रथा को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया। अगली प्रथा छौपदी प्रथा। देखिए दोस्तों, मासिक धर्म महिलाओं की एक प्राकृतिक क्रिया है जो किसी भी महिला के हाथ में नहीं है। दुनिया के कई देशों में मासिक धर्म को पीरियड को आज भी बहुत अधिक अपवित्र माना जाता है। ऐसे में एक कुप्रथा थी कि जब किसी महिला को मासिक धर्म आता था तो उस महिला को पूरे परिवार से अलग रखा जाता था। कई जगहों पर तो ऐसी महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता था। इसी प्रथा को छौपदी प्रथा कहा जाता है। ये प्रथा आज भी कई देशों में प्रचलित है, खासकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, नेपाल, पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रथा आज भी जिंदा है। अगली कुप्रथा है सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा एक बंधुआ मजदूर प्रथा थी। अब इस प्रथा में क्या होता था कि जब कोई सेठ, जब कोई साहूकार, कोई व्यापारी, कोई बड़ा धनवान व्यक्ति जब किसी गरीब मजदूर व्यक्ति को उधार देता था तो उधार के बदले में वो कर्जदार व्यक्ति को या फिर उसके घर परिवार में से किसी सदस्य को अपने यहाँ पर नौकर के रूप में रखता था, जो उस साहूकार के घर पर तब तक बंधक रहकर, बंधुआ मजदूर रहकर काम करता था जब तक कि वो कर्ज की पाई चुकता ना हो जाए। और ऐसे में कई बार मजदूर, गरीब व्यक्ति पैसा चुका ही नहीं पाता था, जिंदगी भर उसे बंधुआ मजदूर बनकर काम करना होता था। ये कुप्रथा 1976 में पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। बंधुआ मजदूर प्रणाली को 25 अक्टूबर 1985 में संपूर्ण देश में समाप्त कर दिया गया। गुलामी की इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अब कठोर कानून बना दिए गए हैं। अब किसी को भी गुलाम बनाकर काम कराना एक दंडनीय अपराध है। अगली कुप्रथा है देवदासी प्रथा। देवदासी यानी कि देवताओं की दासी। देवदासी बनने का अर्थ होता है कि भगवान या देव की शरण में चले जाना। ऐसी स्त्री जो देवदासी बनना स्वीकार करती थी उन्हें भगवान की पत्नी समझ लिया जाता था। और एक बार यदि कोई स्त्री देवदासी बन जाती थी तो ऐसी स्त्री कभी भी किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर पाती थी। पहले देवदासियां मंदिर में पूजा पाठ और उनकी देखरेख के लिए होती थी और वो नाचने गाने जैसी 64 कलाएं वहाँ सीखती थी। लेकिन धीरे धीरे ये कुप्रथा में बदल गई। कुछ स्वार्थी कामुक लोगों ने शारीरिक शोषण शुरू कर दिया और इस प्रथा का अर्थ ही बदल कर रख दिया। खैर जो भी हो, ये प्रथा भी एक कुप्रथा ही है। अगली कुप्रथा है घूंघट प्रथा। आदिकाल में कभी भी घूंघट प्रथा नहीं थी। किसी भी काल में, किसी भी युग में इस प्रथा के बारे में आपने सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। चाहे वो रामायण काल हो, चाहे वो महाभारत काल हो, किसी भी काल में घूंघट रखे जाने की प्रथा नहीं थी। घूंघट प्रथा का चलन हमारे हिंदुस्तान में जब बाहरी आक्रमणकारी आए तो भारतीय स्त्रियों पर वो अपनी बुरी नज़र रखा करते थे और वहीं से शुरू हुई घूंघट प्रथा। क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों ने महिलाओं को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। वो जहाँ किसी महिला को खूबसूरत देखते शिकार बना लेते थे और इसी कारण से मजबूरीवश लोगों ने घर की महिलाओं को घूंघट में रखना शुरू कर दिया। ये प्रथा शहरों में तो अब देखने को नहीं मिलती है, लेकिन गाँवों में यह प्रथा आज भी अभी भी जिंदा है। अगली कुप्रथा है बाल विवाह प्रथा। इस प्रथा में किसी लड़की या लड़के की शादी जन्म के साथ ही या 1-2 वर्ष की उम्र में ही कर दी जाती थी। ये प्रथा आज भी चलती है, आज भी है, कई स्थानों पर होते हैं बाल विवाह। इसके कारण लड़के और लड़कियों दोनों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी लड़के या लड़की की शादी की उम्र 18 साल तो होनी ही चाहिए। यदि इससे कम उम्र में शादी होती है तो वो बाल विवाह है। बाल विवाह बच्चे का बचपन समाप्त कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और बाल विवाह का सीधा असर समाज पर पड़ता है, ना केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता है। बाल विवाह एक बेहद खतरनाक कुप्रथा है, लेकिन आज भी ये कुप्रथा जारी है। सरकार ने इस संबंध में कठोर नियम बना दिए हैं, कठोर कानून बना दिए हैं, मगर लोग आज भी चोरी छुपे आखा तीज पर बाल विवाह करते हैं। ना जाने लोगों को कब सद्बुद्धि आएगी, लेकिन जो भी हो ये कुप्रथा आज भी प्रचलित है। इसके अलावा और भी कई कुप्रथाएं हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि और कुप्रथाओं के बारे में हम आपको बताएं तो आप कमेंट कीजिए, हम इस वीडियो का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये संकलन, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।